तो आज हम शुरू करते हैं अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्या क्या है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। और आज थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, उसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी। तो देखते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। सबसे पहले एक वर्ड आप जान लीजिए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म यही होता है। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म इज अ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की पॉलिसी थी, जिसमें अ कंट्री टू एक्सप्लॉइट इट्स पॉपुलेशन एज लेबर एंड इट्स नेचुरल रिसोर्स एज रॉ मटेरियल। जिसमें एक कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जाता था, बर्बाद किया जाता था उसकी पॉपुलेशन के द्वारा एज अ लेबर। पॉपुलेशन जो होती थी लेबर के द्वारा बर्बाद किया जा सकता था, और उसके नेचुरल रिसोर्स एज अ रॉ मटेरियल के द्वारा बर्बाद किया जा सकता था। जिस भी कंट्री को पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू बर्बाद किया जा सकता था उसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कहते थे। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर से कैसे एक्सप्लॉयट किया था, उन्हें कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया था। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। पहले के ज़माने में जमींदारी सिस्टम चलती थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को जमींदारी सिस्टम के थ्रू बहुत एक्सप्लॉयट किया गया। कैसे किया गया? जमींदार्स वर डिक्लेयर एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जो जमींदार हुआ करते थे पहले, उनको डिक्लेयर कर दिया था सॉइल का वो ओनर हैं, वही सॉइल के मालिक हैं। दे वर पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, तब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे कर देते थे फिक्स, जो कि फिक्स था। इन द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के चक्कर में, मतलब लगान जैसे कहते हैं। बट जमींदार वर फ्री, तो गवर्नमेंट जमींदार्स को फ्री कर देती थी टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल, कि वो जितना भी एक्सप्लॉयट कर सकें। टिलर ऑफ द सॉइल, टिलर ऑफ द सॉइल कौन? जो फार्मर्स होते थे, उनकी खेत पे खेती करते थे, जो मतलब उगाते थे अपनी सामान, गेहूँ, ये सब चीज़ें, तो वो उन्हें बर्बाद कर चुके थे, जमींदार उन्हें बर्बाद कर चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया था। गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दे दी थी कि वो जमींदार उन्हें टिलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना उन्हें बर्बाद एक्सप्लॉयट कर सकें वो कर सकते हैं। इसी को हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं, और इसी को हम सेमी फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं। सेमी फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है? सेमी फ्यूडल सिस्टम में एक इकोनॉमी में जमींदार और टिलर्स और कैपिटलिस्टिक होते हैं, उसे हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें जमींदारों का बिहेवियर टिलर्स के लिए अच्छा नहीं था, तो जमींदार एक्सप्लॉयट करते थे टिलर्स को, वो फिक्स अमाउंट पे कर देते थे ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे देती थी, वो जितना भी उनसे काम करवा सकें काम करवा सकते हैं। अब देखते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बर्बाद किया है ब्रिटिशर्स ने। जो इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर थी, तब तो इंडस्ट्री थी नहीं बस, लेकिन एक इंडस्ट्री बहुत फेमस थी हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? हाथ से बने हुए काम के लिए, जो हाथ से चीज़ें बनती हैं उसके लिए बहुत फेमस था इंडिया। तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने क्या किया? हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट। जब हम बाहर किसी देश में एक्सपोर्ट करेंगे अपने हैंडीक्राफ्ट को, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस, ड्यूटीज लगा दी, और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिशर गुड। जो वहाँ से ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स अपना गुड इम्पोर्ट करते थे इंडिया में, वो ड्यूटी फ्री कर दिया था। ऐसे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद किया इंडिया को। इट इज़ मैनिपुलेटेड ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय द ब्रिटिश रूरल्स। इन्होंने मैनिपुलेट किया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस को और ड्यूटीज़ को, जो ब्रिटिशर्स रूलर्स ने।
सो दे डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, गुड्स को, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, एंड इम्पोर्ट हिज मशीन मेड गुड्स। ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे एक्सपोर्ट करके, और वहाँ से फिनिश्ड गुड और मशीन मेड गुड्स लाते थे इंडिया में। इसी तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरा बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को कैसे बर्बाद किया था? टैक्स पॉलिसी सेट की थी उन्होंने। अवर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम डोमेस्टिक में ट्रेड करते हैं स्टेट बाय स्टेट और इंटरनेशनल विदेशी कंट्रीज़ में व्यापार करते हैं, उसके ऊपर टैक्स पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा लगा दी थी। ड्यूटी फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम लोगों के यहाँ रॉ मटेरियल बनता था उसे ड्यूटी फ्री कर दिया था, वो ब्रिटेन ले जा सकते थे बिल्कुल फ्री में, कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर दिए थे, मतलब जो भी वो इंपोर्ट करेंगे इंडिया में वो फ्री करेंगे फिनिश्ड गुड और मशीन मेड गुड्स को। वो इंडिया के गुड्स को फ्री ले जा सकते थे और अपने गुड्स को फ्री इंडिया में ले आ सकते थे। ये कर दिया था उन्होंने, इसी के थ्रू उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया था, बर्बाद किया था। अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे फीचर्स कैसे थे इंडियन इकोनॉमी के। पहला फीचर था इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें इकोनॉमी जो होती है वो बढ़े नहीं, मतलब स्लो ग्रोथ हो, उसकी रुकी हुई हो इकोनॉमी, उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, भुखमरी देखने को मिली हम लोगों को, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आदमी सही से रह नहीं पा रहा था, खाने को नहीं था, ये देखने को मिला। बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, लो पर कैपिटा इनकम, जितना भी लोग कमाते थे वो बहुत कम कमाते थे। एग्रीकल्चर बैकवर्ड, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी। लो प्रोडक्टिविटी, कुछ हो नहीं पा रहा था अपना, मतलब हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं थे कि खुद इंडिया में जो एग्रीकल्चर से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो खुद खा पाएँ, जबकि हमारी पॉपुलेशन 85% एग्रीकल्चर में अटैच थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्ड, इंडस्ट्री का बैकवर्ड था। नो कैपिटल गुड्स, हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स नहीं थे, कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर थे, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स थे, ना रेलवेज थी, ना वाटरवेज थे, ये सब नहीं थे। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हम लोग इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गए थे कि बाहर से कोई हमें खाना दे या बाहर से कोई चीज़ हम मंगाएँ, ब्रिटेन से और भी कोई कंट्री से मंगाएं, तो हम लोग इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। अब हम देखते हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के टाइम पर कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल। ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं लाया जिससे हमारी एग्रीकल्चर सही हो सके। तो पहला पॉइंट क्या है? लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। लो प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर में हम लोग कितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे अपने फूड क्रॉप्स को, उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एंड प्रोडक्शन बहुत कम था एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया पे। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब हम लोग रेन पे डिपेंड थे टोटली, कोई ऐसी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था अपने पास जो कि रेन ना हो तो हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ कर पाएँ। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जो क्रॉप होती है वो हम लोग उगाएं और सिर्फ हम ही लोग खाएं, कोई भी सरप्लस सेल ना करें मार्केट में जिससे हमें प्रॉफिट हो, तो उसका डोमिनेंस था बहुत। स्मॉल एंड फ्रेगनेंट लैंड होल्डिंग्स, मतलब छोटी छोटी और बिखरी हुई लैंड थी, मतलब एक कहीं है तो दूसरी कहीं है, तो उस पर फार्मरिंग हो नहीं पाएगी। लैंड रेवेन्यू अंडर द ब्रिटिश राज, मतलब टैक्स लगता था, हम लोग टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। ग्लफ बिटवीन द ओनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब कि दोनों के बीच में टिलर्स मतलब जो कि काम करते थे सॉइल पर, और ओनर जो कि मालिक थे सॉइल के, उन दोनों के बीच में बहुत विवाद था, झगड़ा होता रहता था। तो इसी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऐसा था, जो कि बहुत बेकार स्थिति थी। अभी तक भी सही नहीं हुआ है इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है पहले से। तो इसके बाद 3-4 टॉपिक और बचे हैं, वो हम देखते हैं कल, और देखता है क्या होता है अगले